जुलाई 24, 2025। ईडी पूरे मूड में थी। मुंबई और दिल्ली में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े पूरे 35 जगहों पर छापेमारी करने के लिए। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 2022 में, जब सीबीआई ने अनिल अंबानी पर 2 एफआईआर दर्ज किए पैसों की हेरा फेरी के आरोप में, और यस बैंक के मालिकों के साथ 3000 करोड़ लोन की डील्स में धोखाधड़ी के मामलों में। फिर एक के बाद एक कई सारी सरकारी एजेंसियां उनके पीछे पड़ गई। सेबी, एनएचबी, एनएफआरए, सबने उन पर धावा बोल दिया। यही नहीं, पैसों की हेराफेरी के केस में तो स्टेट बैंक ने सीधा रिलायंस कम्युनिकेशन को ही करार दे दिया एक फ्रॉड। मगर दोस्तों, अब लगता है कि छापेमारी काम आ गई, क्योंकि ईडी को यह पता चला कि एक नकली कंपनी के जरिए रिलायंस इंफ्रा के आर पार पैसा घुमाया जा रहा था। और जब अनिल अंबानी के यस बैंक और पैसे घुमाने वाले केसों को मिलाकर आंकड़ा निकाला गया, तो भैया सामने आया 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कहे जाने वाला घोटाला। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। दोस्तों, बता दें कि 2005 में भाई मुकेश अंबानी से बड़े बंटवारे के बाद अनिल ने तो रिलायंस का विशाल साम्राज्य संभाला था, जिससे उनकी दौलत 1.8 लाख करोड़ तक पहुंच गई। इतना कि वे बन गए दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी। उन्हें अक्सर बॉलीवुड स्टार और नेताओं के साथ देखा जाने लगा। नवी मुंबई में वे अपने आरकॉम ऑफिस के लिए हफ्ते में 2 बार हेलीकॉप्टर से आया जाया करते थे। वे इतने मशहूर हो गए थे कि उनके एक इशारे पर जर्नलिस्ट उनके आगे पीछे दौड़ लगाते थे। 2008 में अपने चरम पर उनका रिलायंस एडीएजी ग्रुप पूरे 3.45 लाख करोड़ का हो गया था। तो जब उन्होंने उसी साल भारत के सबसे बड़े आईपीओ रिलायंस पावर को निकाला, तो वो सिर्फ 60 सेकंड में पूरा का पूरा बिक गया। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ आया 2010 में, जब अनिल अंबानी ने भाई मुकेश अंबानी से गैस दामों की लड़ाई लड़ी, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और उनका नसीब भी खराब रहा, क्योंकि फैसला तो मुकेश के पक्ष में ही गया और उन्हें गैस की कीमतें दोगुनी करने की इजाजत मिल गई। इन 2 भाइयों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। और जब 10 सालों तक एक दूसरे के कामों में न आने का वायदा 2015 में खत्म हुआ, तब हमारे मुकेश भाई ने जियो शुरू कर दिया, जिससे अनिल का तो भट्टा बैठ गया। सिर्फ 3 सालों में ही उनकी आरकॉम की वैल्यू 98% गिर गई और कंपनी डूब गई 46,000 करोड़ के कर्ज में। अब हमारे अनिल बस बेबस होकर ये देखते रह गए कि उनके बिजनेस एक एक करके गिरते जा रहे थे। दोस्तों, इस पर हमारी बिजबो की डिटेल स्टोरी जरूर देखेगा। लेकिन अभी तो असली मुसीबत आनी बाकी थी, क्योंकि 2019 में जब अनिल ने एरिक्सन फोन कंपनी का 453 करोड़ का बकाया नहीं चुकाया, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। तो मुंबई कोर्ट ने अनिल को इसके लिए कड़ी फटकार सुनाई, 3 महीने की जेल। लेकिन आखिरी वक्त में कोई और नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई मुकेश ने मदद की। उन्होंने उनके पैसे चुकाए और अपने छोटे भाई को मुसीबत से छुड़ाया। अब इन सब के बाद अनिल कुछ सालों तक चुपचाप पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहे। लेकिन फिर 2020 में एक अलग ही घटना में, जब यस बैंक कर्जे वापस न होने की वजह से ढह गया, तब सीबीआई और ईडी दोनों यस बैंक के मालिक और सीईओ राणा कपूर के पीछे दौड़ गए, उनके डीएचएफएल मालिकों से रिश्वत लेने के लिए। और 2022 में राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवान को गिरफ्तार किया गया 5,000 करोड़ की हेराफेरी के इल्जाम में। अनिल का नाम यहाँ भी उछला, क्योंकि यस बैंक ने अनिल को भी 12,800 करोड़ का लोन दिया था, जिसे भी वो चुका नहीं पाए। और यही वजह बनी आज के नए दौर में फिर से जांचों की। अब ईडी ने अनिल अंबानी को बुलाया और पूरे 9 घंटों तक पूछताछ की। लेकिन अनिल डटे रहे और बोले, सर, रिलायंस ग्रुप और यस बैंक के बीच सारे लेन देन कानून के मुताबिक है। मगर फिर 2019 में ही यस बैंक के ऑडिटर को शक हुआ कि अनिल की होम लोन की कंपनी आरएचएफएल में गड़बड़ी हो रही है, और उन्होंने शिकायत कर दी सेबी को। दरअसल असल प्रॉब्लम ये थी कि आरएचएफएल सिर्फ हमें और आपको, यानी आम आदमी को ही लोन नहीं देता था, बल्कि अपने से जुड़ी हुई और फर्जी कंपनियों को भी लोन बांट रहा था। सीधे कहें तो होम लोन के नाम पर अपनी ही कंपनियों को फायदा पहुंचाकर पैसा घुमाता था। अब दोस्तों, इन शुरुआती सबूतों के बाद 2022 में सेबी ने अनिल अंबानी पर कार्रवाई शुरू की और अनिल को मजबूर कर दिया कि वे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से इस्तीफा दे दें। हालांकि बाद में कंपनियों ने इसी वजह का बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। उस तरफ बंद पड़ी आरएचएफएल को अगले साल बैंक की नीलामी के जरिए ऑथम इन्वेस्टमेंट कंपनी ने खरीद लिया। लेकिन सेबी अब भी मानने को तैयार नहीं थी और वो अनिल पर दबाव बनाए जा रही थी। और उसने 2024 में ये खुलासा किया कि अनिल
अंबानी के RHFL ने 8,470 करोड़ के लोन ऐसे बांटे जैसे रक्षाबंधन पर भाई बहन को गिफ्ट देता हो, और ज्यादातर लोन उसी दिन दिए गए अपनी ही 45 कंपनियों को। इसके बाद गुस्से में आकर सेबी ने उन पर ठोक दिए पूरे 25 करोड़ के जुर्माने और 5 साल के लिए शेयर मार्केट से उन्हें बैन कर दिया। और उनका जो बचा कुचा बिजनेस था वो भी अब ढहता हुआ लग रहा था दोस्तों। लगभग हर बड़ी रिलायंस ADAG कंपनी दिवालिया घोषित होने पर थी, लेकिन इस सभी शोर शराबे के बीच परिवार साथ खड़ा हुआ था। उनके दोनों बेटे जय अनमोल और जय अंशुल अंबानी, बाप का, दादा का, ताया का। भाई ताया तो ऑलरेडी हिट है। ओह, तो सिर्फ बाप का बदला लेगा तेरा ये अंशुल अनमोल। बेटों के साथ मिलकर अनिल ने सब दोबारा ठीक करने की कोशिश की और अपना ध्यान मुड़ा डिफेंस, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने 9 टोल रोड मेंटेनेंस और कुछ गैर जरूरी सामान बेचकर जो पैसा जुटाया, उससे उन्होंने अपने लेनदार जैसे LIC, एडिलवाइसर और ICICI बैंक का कर्ज चुकाया, जिससे उनका कर्ज 3,831 करोड़ से घटकर सिर्फ 475 करोड़ रह गया। यहाँ तक कि 2025 में इंडिया रेटिंग्स ने भी उनका समय पर कर्ज चुकाने की वजह से उनकी रेटिंग को D से बढ़ाकर B कर दी। अब यहाँ दूसरी तरफ रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश का हाइड्रो प्रोजेक्ट बेचकर 128 करोड़ और महाराष्ट्र का विंड प्रोजेक्ट बेचकर 132 करोड़ जुटाए, जिससे उनको DBS, ICICI और एक्सिस बैंक का कर्ज उतारने में मदद मिली। अब सब कुछ चंगा सी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वे इन्वेस्टर्स के जरिए 7,500 करोड़ आर इंफ्रा और आर पावर कंपनियों में डालेंगे। और इस खबर से आर इंफ्रा की मार्केट वैल्यू 12,500 करोड़ हो गई और आर पावर की 14,600 करोड़, वो भी सिर्फ एक महीने में। दोस्तों, यहाँ काबिल तारीफ वाली बात ये थी कि दोनों कंपनियों ने 2025 में प्रॉफिट में भी वापसी कर ली। और इसी दौरान अनिल ने डिफेंस सेक्टर में भी अपनी एंट्री फिर से जमा ली और वे देश के मेक इन इंडिया मिशन के साथ जुड़ गए। मई 2025 में उन्होंने जर्मनी की कंपनी रीन मेटल AG के साथ समझौता किया, मीडियम और बड़े हथियारों के लिए विस्फोटक चीजें सप्लाई करने का। और दोस्तों, जून 2025 में इसी से उनको 600 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गया। अब गति बढ़ती जा रही थी और उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी डेल डिफेंस के साथ भी सौदा कर लिया, भारत में 155 mm वुल्केनो हथियार की गोलियां बनाने और एक्सपोर्ट करने का। अच्छा दोस्तों, क्या आपको याद है फ्रांस का डेसॉल्ट एविएशन का सौदा, जिसके लिए राफेल डील के टाइम अनिल पर सवाल भी उठे थे? आखिरकार 2025 में उन्होंने ऐलान किया कि नागपुर में फैल्कन जेट्स की असेंबली शुरू होगी और 2028-29 से हर साल 24 एयरक्राफ्ट बनाने का टारगेट रखा गया। लेकिन अनिल जी को कहाँ पता था कि उनके इन बच्चों की सारी प्लानिंग के बावजूद भी उनकी पुरानी फाइलों से अभी और भी कंकाल निकलने बाकी थे, क्योंकि एजेंसियां धीरे धीरे जांच के सारे बिंदुओं को जोड़ रही थी, जिससे जांच फिर उसी यस बैंक लोन के मामले तक पहुंच गई। और अब पता चला कि 2017 और 19 में यस बैंक ने अनिल को 3,000 करोड़ के लोन दिए थे। उनमें से कुछ लोन तो ऐसे थे जो कि अर्जी देने वाले दिन ही मंजूर हो गए थे, जैसे कि कोई जादू हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई जादू वादू नहीं। असल में लोन के बदले बैंक CEO राणा कपूर की पत्नी को भी रिलायंस हाउसिंग कंपनी के लोन के नाम पर 450 करोड़ मिले थे। मतलब क्या भुक्कड़ निकले ये CEO पति पत्नी, जिन्होंने रिलायंस हाउसिंग से भी खाया और दीवान हाउसिंग से भी लोन चट्ट कर गए। अब इसके बाद हुआ बड़ा खुलासा CLE प्राइवेट लिमिटेड का, एक शेल कंपनी जिसके जरिए रिलायंस इंफ्रा ने करीब 10,000 करोड़ इधर उधर किए थे और फिर बड़ी ही तरकीब के साथ उन्हें गायब कर दिया। और बता दें कि CLE को जानबूझकर जुड़ी हुई कंपनियों के लिस्ट में डाला ही नहीं गया था, ताकि ऑडिट और शेयर होल्डर्स की चेकिंग से बचा जा सके। अब इन सब के बाद आया 2,150 करोड़ जो रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में डाले थे, जिसमें सेबी को शक हुआ कि ये निवेश भी दोनों के बीच के लेन देन का एक खेल था। और सेबी ने ये सबूत ईडी को सौंप दिए और फिर 24 जुलाई 2025 को ईडी ने छापेमारी की अनिल की प्रॉपर्टीज पर और जब्त कर लिए उनके हार्ड ड्राइव, जरूरी कागजात और लैपटॉप्स, जिनमें पैसों की हेराफेरी की डिटेल्स होने की उम्मीद थी। अरे रुकिए दोस्तों, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई। अब ईडी ने यह पता लगाया कि ओडिशा की बिस्वा ट्रेड लिंक नाम की कंपनी ने करोड़ों के शक की लेन देन किए, कई गुप्त बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके। और ये सब रिलायंस पावर की एक जुड़ी हुई कंपनी के लिए किया गया था, जिसमें 68.2 करोड़ की नकली बैंक गारंटी देनी थी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सैकी को।
यहाँ तक कि चालाकी से ये दिखाया कि ये SBI ने ही भेजा है, एक नकली ईमेल डोमेन s.bi.co.in बनाकर। अब इधर SBI की जानकारी पर ईडी एक अलग 14,000 करोड़ की लोन हेराफेरी की भी जांच कर रही है, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने ही की थी। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि सेबी की वजह से अनिल को रिलायंस से निकलना पड़ा और उसी का बहाना मार के रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ने तुरंत अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, अब अनिल अंबानी जी दोनों कंपनियों के बोर्ड पर तो नहीं हैं और अब उनका मैनेजमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी अनिल के अब भी करीब आ रही है। उन्होंने सबसे पहले ओडिशा के बिस्वा ट्रेड लिंक के MD पार्था सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया और फिर जैसे 2019 में उन्होंने किया था, उन्होंने वैसे ही अनिल अंबानी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, जहां अनिल ने कहा, देखिए, मुझे इस लेन देन के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, मुझे आप 7 से 10 दिन दीजिए प्लीज। अनिल ने तो सेबी से येस बैंक केस को रफा दफा करने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से उन पर 1,828 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता था, पर सेबी ने साफ मना कर दिया। हालांकि अनिल ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, तब भी जब बैंक ऑफ इंडिया ने भी उन्हें धोखेबाज करार दिया। पर दोस्तों, अब अगर अनिल का रोल इस 20,000 करोड़ की फ्रॉड में साबित हो गया तो वे माल्या और नीरव मोदी की तरफ भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। यानी एजेंसियों को चीजों पर पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल वही है, क्या फिर से परिवार मदद के लिए आगे आएगा? क्या बड़े भाई मुकेश अंबानी एक बार फिर अपने छोटे भाई को बचाएंगे? बिस्बो की शायरी, तड़क भड़क में जीता था वो, रख कर ऊंची शान, चापर में उड़ना हर दिन ही थी उसकी पहचान। उसके घोटालों ने काटी उसकी ये परवाज, फंसा हुआ है कई केसों में अनिल अंबानी आज। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।